हेलो एवरीवन, मैं मंजू शर्मा आज फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ जनरल साइंस की नई क्लासेस, नए टॉपिक्स, अलग टॉपिक्स। हमने पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा था, पादपों में प्रजनन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। जैसे हमारी बॉडी को वाइटामिन्स की, जब मैंने आपको वाइटामिन्स पढ़ाया था, मिनरल्स पढ़ाया था, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाए थे, प्रोटीन्स पढ़ाए थे, इन सब चीजों की जरूरत होती है बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। बिना न्यूट्रिएंट्स के अगर हम न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी ढंग से बढ़ नहीं पाएगी, बॉडी हमारी ढंग से डेवलप नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उसी तरीके से पादपों को भी पोषण की जरूरत होती है, प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? हम अलग तरीके से न्यूट्रिएंट लेते हैं, प्लांट अलग तरीके से पोषण लेते हैं, क्योंकि दोनों स्पीशीज में तो डिफरेंस है ना। हम अपने खाने के थ्रू इनटेक करते हैं, प्लांट्स खाना बनाते हैं हमारे लिए, जिस खाने के अंदर न्यूट्रिशन, पोषण होता है, हम उस पोषण को प्लांट से ही लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स अब न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, हम उसको बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे। आइए बिना देरी के अपना स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, प्लांट्स, पादपों में पोषण। ठीक है, पादपों को पोषण की आवश्यकता कैसे होती है, क्यों होती है, कैसे वो मिलता है, ठीक है, किस तरीके से मिलता है। अब मैंने अभी आपको बताया कि सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। जैसे ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पर, उस चाहे वो छोटे से छोटा जीव क्यों ना हो, चाहे वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो बड़े से बड़ा डायनासोर ही था जो लुप्त हो गया, ठीक है, सबको खाना चाहिए, फूड चाहिए अपने आप को ग्रो कराने के लिए, अपना डेवलपमेंट कराने के लिए। ठीक है, प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं क्योंकि वो हमारे लिए खाना बनाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए खाना बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, हम तो इधर से उधर जाके मूव कर सकते हैं, हम तो चल सकते हैं, हम मोटाइल है, हम इधर से उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते। तो अपना खाना, हम तो जाके इधर से उठकर अगर इस टेबल पर कुछ खाने का सामान रखे तो जाकर हम ले लेंगे, लेकिन प्लांट्स तो चल भी नहीं सकते, मूव भी नहीं कर सकते। तो कैसे बनाते हैं वो अपना खाना, कैसे खाते हैं वो अपना खाना, कैसे वो पोषण लेते हैं, इस बात पर हमारा विषय, आज का चर्चा का विषय रहेगा, आज का लेक्चर रहेगा। ठीक है, अब पोषण क्या होता है? पोषण Nutrition is mode of taking food by an organism and utilization by the body. सिर्फ खाना ही न्यूट्रिशन नहीं है, खाना और उसको यूटिलाइज करना, उसको एनर्जी में तब्दील करना, वो न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। यानी कि न्यूट्रिशन की पूरी डेफिनेशन क्या हुई? इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड फुली, सारा उस खाने का यूटिलाइज करना, एनर्जी में डेवलप करना और अपने आप को ग्रो करने के लिए डेवलप करना, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर आता है कि पौधों में न्यूट्रिशन का तरीका। पौधों में न्यूट्रिशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है? दो तरीके से होता है, ऑटोट्रॉफ है और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि स्वपोषी न्यूट्रिशन या और परपोषी, विषमपोषी। ऑटोट्रॉफ मतलब जो प्लांट खुद से बनाए, हेट्रोट्रॉफ मतलब जो प्लांट दूसरे पे डिपेंड हो। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफ्स तो एक ही तरीके के होंगे, फिर हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? और अलग तरीके के होते हैं, और 4 तरीके में डिवाइड होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स कौन से होंगे? इंसेक्टिवोरस, कीटभक्षी, पैरासाइट, परजीवी, सिम्बायोटिक, सहजीवी, सेप्रोट्रॉफिक, जो डेड मैटर पे, मरे हुए जीवों पर, ठीक है, जो मरे हुए जीवों पर फीड करते हैं, मरी हुई चीजों पर फीड करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कितने तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एक तो ऑटोट्रॉफिक है, स्व, और हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, पर या फिर विषम। पर पोषी का क्या मतलब हुआ? कि वो दूसरे पे डिपेंड है अपना खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, और वो हेट्रोट्रॉफिक जो है वो 4 तरीके के होते हैं। पहला इंसेक्टिवोरस, कीटभक्षी, यानी कि जो प्लांट्स कीट खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, कीट पतंगे खाते हैं। दूसरा पैरासाइट, परजीवी, आपने देखा होगा, एक अमरबेल का नाम आपने सुना होगा,
अमर बेल आपने सुनी होगी, वो किसी दूसरे पेड़ पे जाके पूरे उस दूसरे पेड़ पे जाल बना लेती है और सारे उस दूसरे पेड़ का पोषण ले लेती है, पोषण चूस लेती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? परजीवी, पैरासिटिक। पैरासिटिक वो होते हैं जो दूसरे जिस प्लांट के ऊपर, जिस पादप के ऊपर वो उग रहे होते हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं कराते, ठीक है, लेकिन सिर्फ अपना बेनिफिट कराते हैं और आखिर में जाके उस प्लांट को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसका सारा पोषण खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर हुआ सिम्बायोटिक, सहजीवी। सिम्बायोटिक मैंने आपको बताया था, एल्गी फंजाई के साथ सिम्बायोटिक करती है, एक साथ रहते हैं, जिसमें क्या होता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म, दोनों प्लांट का इक्वल शेयर होगा, दोनों प्लांट इक्वल पोषण लेंगे। एक या तो खाना बना रहा होगा और दूसरा उसको शेड प्रोवाइड कर रहा होगा, रहने की जगह प्रोवाइड कर रहा होगा, लेकिन दोनों का बेनिफिट हो रहा होगा। पैरासिटिक में एक का बेनिफिट हो रहा होता है, दूसरा मर रहा होता है। सिम्बायोटिक में क्या होता है? दोनों का बेनिफिट हो रहा होता है। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक हमने देखा होगा, जो जंगलों में ये पत्तियां गिर जाती हैं, टहनियां गिर जाती हैं, ठीक है, तो वो सारी नीचे गिर जाती हैं, तो उन पर उन चीजों पर जो फीड करते हैं, डेड मैटर पे, डिकेड मैटर पे, मरे हुई चीजों पे, उन्हें बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, अब हम उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। मैंने आपको एक तरीके से बता दिया है, बट डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट। समझाने के तौर पे मैं आपको ऐसे बता रही हूं, लेकिन डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस जो आएंगे वो डेफिनेशन के तौर पर ही तो आएंगे, ऐसे ही तो आएंगे कि भाई एक स्टेटमेंट लिख दी, उससे पूछा कि ये सही है ये गलत है। ठीक है, तो हमारा टर्म्स पे, डेफिनेशंस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि एक भी वर्ड अगर चेंज हो गया तो ही वो डेफिनेशन गलत हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? फूड खुद का बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक में, स्वपोषी में, स्वपोषी पोषण, स्वपोषण के अंदर, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर वो खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफी में क्या होता है? ये एनिमल जो है क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स को रेडीमेड फूड मिलता है। इसमें क्या करते हैं? एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स रेडीमेड फूड लेते हैं प्लांट से। ठीक है, और दूसरे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अभी मैंने आपको बताया था, हेटेरोट्रॉफिक के टाइप्स। पैरासिटिक है, ठीक है, जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल से ही तो खाना बन रहा होता है, क्लोरोफिल से ही तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होती है। अगर वो क्रिया नहीं होगी तो प्लांट अपना खुद का खाना नहीं बना पाएगा। तो मेनली पैरासिटिक में वो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, यानी कि जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये फूड लेते हैं दूसरे प्लांट से, जैसे कि हेटेरोट्रॉफिक मोड से। पैरासिटिक, मैंने आपको अमर बेल का एग्जांपल दिया था, अमर बेल आपने देखा होगा, एनसीईआरटी की बुक में इसकी फोटो भी है। अमर बेल पूरा ऐसा जाल बना लेती है, चाहे वो कितना ही बड़ा पेड़ हो, कितना ही बड़ा पौधा हो, और उसके ऊपर तब तक रहती है जब तक उसका सारा पोषण खत्म नहीं कर देती। ठीक है, और हो गया सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जो लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को सॉल्यूशन से, डेड मरे हुए मैटर्स से, मरी हुई चीजों से। मरी हुई चीजें जैसे कि फूल होगी, पत्तियां होगी जो मर गई हैं, जो पेड़ से नीचे गिर गई हैं, फ्रूट हो गए, टहनियां होंगी, सारी मरी हुई चीजें, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स से, उन्हें सेप्रोट्रॉफिक बोला जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं मेन पार्ट पे, जो कि मेन प्रोसेस है किसी भी प्लांट के लिए न्यूट्रिशन लेने का। वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ये मैं आपको तब से बताते आ रही हूँ जब से हमने अपना स्टार्ट किया था, सेल जब हमने स्टार्ट किया था, कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, और कैसे बनाते हैं? केमिकल रिएक्शन होता है लाइट एनर्जी को यूज करके, सनलाइट को यूज करके। ठीक है, जैसे कि ये लाइट एनर्जी है, ये सन है, ठीक है, सौर ऊर्जा ली इन्होंने, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ और अपना खाना बनाया। फोटोसिंथेसिस वर्ड कहाँ से आया? फोटो का मतलब है लाइट, यानी कि ऊर्जा। सिंथेसिस का मतलब है एक साथ उसको संयोजन करना, ठीक है, एक साथ उसका संश्लेषण करना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मतलब ही ये होता है कि लाइट से
जो ऊर्जा आ रही है उससे संयोजन करना खाने का, ऊर्जा का, एनर्जी का। ठीक है, फिर हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा कहां से आती है। ऊर्जा तो कहां से आती है, लाइट एनर्जी से आती है। एनर्जी कहां से मिलती है, उस प्रोसेस को फॉर्म करने के लिए। फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एनर्जी चाहिए होती है इस प्रोसेस के लिए। वो एनर्जी कहां से आती है, वो एनर्जी यहां से आती है लाइट एनर्जी के थ्रू। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मैंने आपको बताया था जब लीफ का पार्ट बता रही थी कि इस लीफ के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हर एक एक छोटी से छोटी पत्ती किसी भी पादप की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी, क्योंकि हर पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस कराते हैं। चाहे वो पेड़ बड़ा है, चाहे वो छोटा सा पौधा है, लेकिन सारे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, मेनली ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, फिर आता है फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स कौन से चाहिए। रॉ मटेरियल्स कहां से आते हैं, रॉ मटेरियल्स आते हैं हवा और सॉइल से। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, वो इनको ये क्यों चाहिए होते हैं रॉ मटेरियल्स और कैसे आते हैं। हवा से आ जाएंगे, हवा से ऑक्सीजन मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, सॉइल से और न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, रूट के थ्रू सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ऊपर पहुंच रहे हैं लीव्स तक। तो इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करके प्रकाश संश्लेषण के की क्रिया अब कराई जाती है, रॉ मटेरियल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। मैं आपको इतनी देर से, कल से, बहुत पहले से भी बताती आ रही हूँ कि फोटोसिंथेसिस हमारा लीफ में होता है, पत्तियों में होता है। पत्तियों के अंदर एक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा, स्टोमेटा किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है स्टोमेटा। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये प्रेजेंट होता है। इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सौर ऊर्जा को यूज करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का केमिकल रिएक्शन होते हुए। ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं डीप में जाने की जरूरत है, बस इतना पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ में होता है। लीफ के कौन से पार्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या ऐसी चीज है जो फोटोसिंथेसिस कराती है, वो है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराएंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराएंगे। मेन एनर्जी कहां से आती है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, वो है सन, लाइट एनर्जी। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन किस में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हो रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब फोटोसिंथेसिस हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, तो कुछ बना भी तो होगा ना, कुछ आगे प्रोडक्ट भी बना होगा। वो कौन से प्रोडक्ट होते हैं, वो होते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जैसे हमने देखा है कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑक्सीजन भी प्लांट का ही प्रोडक्ट है, इसीलिए प्लांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पादप जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधे हमारी इस दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी ऑक्सीजन कहां से आएगी। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन से ही तो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज इनका ये फूड है, मेन फूड है, मेन खाना है। ठीक है, तो दो चीजें बनती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, वो कौन सी है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ठीक है, फिर हम आते हैं इसकी इक्वेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक साथ मिलते हैं। मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके इनके अंदर केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, रासायनिक क्रिया होती है, इसी से ही फोटोसिंथेसिस आगे बढ़ता है। और एनर्जी कहां से आ रही है, एनर्जी आ रही है लाइट एनर्जी, सौर ऊर्जा आ रही है। क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, उससे क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये है पत्ती, इस पत्ती के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अंदर आ रहे हैं, ऑक्सीजन ग्लूकोज बाहर जा रहे हैं, और ये क्रिया होती रहती है जब तक सन रहता है।
ठीक है, एक प्लांट के अंदर ये क्रिया होती रहती है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए जब अंधेरा हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए, हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, घातक हो सकता है। सिर्फ दिन में ही प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इसकी रासायनिक मॉलिक्यूल्स। इसके मॉलिक्यूल्स भी याद रखने होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है CO2 होता है, वाटर H2O होता है, लाइट एनर्जी क्लोरोफिल। ग्लूकोज का आपको केमिकल नेम और केमिकल ये याद होना चाहिए, फॉर्मूला C6H12O6, और ऑक्सीजन आपको बताइए O2। तो ये केमिकल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, नाम तो होना ही चाहिए, केमिकल इक्वेशन भी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसकी जगह C6 बस C5H12O6 लिखा हुआ था, उसमें यही डिफरेंस था। तो अब जिनको पता है कि ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मूला, वो तो ठीक करा है, और जिनको नहीं पता वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि मेन रिएक्शन क्या है, CO2 प्लस H2O, यहाँ पे सौर ऊर्जा क्लोरोफिल क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, ये बनाते हैं। अब हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक, मेनली फोटोसिंथेसिस किसके अंदर हो रहा था, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में हो रहा था। स्वजीव जो स्वपोषित पादप है उनके अंदर वो हो रहा था फोटोसिंथेसिस, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक कौन से थे, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, सहजीवी संबंध। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और शेयर करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स, इसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यानी कि यहाँ पर दोनों ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट होंगे। पैरासाइट वाले एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, अमर बेल का एग्जांपल, उसमें क्या हो रहा था कि एक ही बेनिफिट हो रहा था, लेकिन सिम्बायोटिक में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, सहजीवी संबंध में वो दोनों बेनिफिट हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फंजाई, रूट्स में रहती है ट्री के। ठीक है, ट्री उसको न्यूट्रिएंट देता है, पोषण देता है, और फंगस उसे क्या देता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स लाकर देता है सॉइल से। फंजाई मेनली हम देखेंगे, जो फंजाई होती है वो पेड़ की जड़ों के अंदर होती है। वो क्या करती है, वो पेड़ से तो पोषण ले रही होती है, और इन रिटर्न बदले में क्या दे रही होती है पेड़ को, सारे न्यूट्रिएंट्स और पानी सॉइल में से ले जाकर, ताकि वो उस प्लांट पे के लिए यूज आ सके, प्लांट की पूरी बॉडी में ट्रैवल कर सके। ठीक है, अब आते हैं कितने तरीके के और भी अलग तरीके के पौधे होते हैं। कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी पौधे कौन से होते हैं, जो इंसेक्ट्स खाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जैसे कि पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। आपने अगर आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप वीनस फ्लाई ट्रैप की फोटो देखेंगे। ये क्या करता है, ऐसा कुछ दिखता है, ये ऐसा सा कुछ दिख रहा होता है, और यहाँ पे इसका मुंह होता है, यहाँ पे इसका दांतों वाला ऐसा मुंह होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब यहाँ आके कोई कीड़ा बैठता है ना, तो ये अपना मुंह खोल लेता है। इसका वीनस फ्लाई ट्रैप का एग्जांपल दे रही हूं मैं। पिचर प्लांट भी ऐसा ही होता है। पिचर प्लांट में जैसे ढक्कन है, एक ढक्कन होता है, वो बंद कर लेता है जब उसका कोई भी कीड़ा उसके ऊपर बैठता है। तो अगर यहाँ ये खुला हुआ है इसका मुंह, यहाँ पे कीड़ा आके बैठ गया, ठीक है, ये तुरंत उसको बंद कर लेगा, तुरंत अपने मुंह को बंद कर लेगा और उस कीड़े को अंदर ले जाएगा मार के, और अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण उस कीड़े से ले लेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्लांट सिर्फ वो हर्बीवोर्स भी हैं ही हैं, प्लांट जो है इंसेक्टिवोर्स भी हैं, यानी कि इंसेक्ट्स भी खाते हैं। ये बहुत क्लासिक एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट का। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप उसमें उसका डायग्राम भी देखेंगे। आप वैसे भी गूगल पे देख सकते हैं और उसकी वर्किंग भी देख सकते हैं कि पिचर प्लांट किस तरीके से जब इंसेक्ट आता है उसके ऊपर तो एकदम से अपने आप को बंद कर लेता है। ठीक है, तो ये कुदरत ने जो बनाई है चीजें बहुत ही अद्भुत है। साइंस इन सब चीजों के अंदर आती है, एंड जब हम साइंस पढ़ते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें, अगर हम उसे मन लगा के पढ़े, कंसंट्रेशन से पढ़े, तो हमें मजा आने लगता है इसे पढ़ने में, क्योंकि नई नई चीजें हैं, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। हमारी चीजें आसपास, जो हमारी आसपास चीजें हो रही है, उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी ऑब्जर्विंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, उससे आप क्या
क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको संभालना है वो चीजें भी आ पाएंगी, किस तरीके से स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना है, किस तरीके से आप देख पाएंगे कि टर्म्स कौन सी गलत यूज हुई हैं उसमें, स्टेटमेंट्स में कौन सी सही यूज हुई है। तो ये सारी चीजें तभी आ पाएंगी आप जब साइंस के प्रति थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे अपना, ठीक है। एंड मैं अपनी हर क्लास में बोलती हूँ एनसीईआरटीज रीड करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम आते हैं पौधों को किन किन खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तो हमने पढ़ा कि पौधे कैसे पोषण लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, कीड़ों के थ्रू, किस तरीके से कैसे कैसे प्रोसेस होती है उनके पोषण के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जैसे हमें मिनरल्स और विटामिन्स की जरूरत होती है वैसे ही पौधों को भी मिनरल्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो पौधे कौन से खनिज तत्व लेते हैं, कौन से ऐसे खनिज हैं जो पौधों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पौधों को बढ़ने के लिए उनको मदद करते हैं, ठीक है। मिनरल एलिमेंट्स चाहिए उनको प्लांट्स को ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, जैसे हमें चाहिए, हमें प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमारे बाल अच्छे हों, हमारी हाइट अच्छी बढ़े, हमें विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ऐसे ही प्लांट्स को भी चाहिए, ठीक है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। नाइट्रोजन प्रोसेस होके नाइट्रेट के रूप लेते हैं, फास्फोरस प्रोसेस होके फॉस्फेट का रूप लेती है, पोटेशियम प्रोसेस होके पोटेशियम आयंस का रूप लेती है, मैग्नीशियम प्रोसेस होके मैग्नीशियम आयन का रूप लेती है। अब हम देखेंगे कि ये प्लांट्स इन मिनरल्स को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं। तो कहाँ मिलते हैं ये, जो सॉल्ट्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं, जो प्लांट्स पानी लेते हैं जड़ों से, मिट्टी से, उस पानी के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं उसके अंदर पोटेशियम, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो ये वहां से उन मिनरल्स को ले लेते हैं। ये मेन 4 मिनरल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लांट ऑब्टेन करते हैं मिनरल्स के मेनली जब वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, ठीक है। फिर आता है कौन से मिनरल्स किस लिए चाहिए होते हैं, कौन से पार्ट को चाहिए होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किस लिए चाहिए होता है, लीव्स अच्छी बनी रहे, लीव्स बनाने के लिए, पत्तियां बनाने के लिए, ठीक है। फास्फोरस चाहिए होता है रूट्स बनाने के लिए, ठीक है। पोटेशियम चाहिए होता है फ्लावर और फ्रूट के लिए, जब फ्लावर और फ्रूट का उत्सर्जन होता है, फ्लावर और फ्रूट बनते हैं तो उसमें पोटेशियम चाहिए होता है, उस क्रिया के अंदर पोटेशियम चाहिए होता है जब वो डिविजन हो रहा होता है। और आखिर में मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने के लिए। अब मैग्नीशियम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट अपना खाना बना नहीं पाएगा, ठीक है। तो मेन जो 4 न्यूट्रिएंट्स हैं, 4 मिनरल्स हैं, यही है पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, जो प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। प्लांट किस तरीके से कैसे बड़ा होगा, अगर इनमें से एक की भी डेफिशिएंसी होती है तो वो प्लांट के लिए हार्मफुल है। जैसे मैंने आपको जब विटामिन्स पढ़ा रही थी तो बताया था कि ह्यूमन के लिए कौन से विटामिन इंपॉर्टेंट है, अगर हम वो नहीं लेते तो हमारे अंदर कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। वैसे ही प्लांट अगर वो मिनरल्स नहीं लेते हैं तो उनके अंदर डेफिशिएंसी होती है, वो कमियां होती हैं उस मिनरल की, ठीक है। अब ये मिनरल आते कहां से हैं, अब प्लांट ने ले तो लिए पानी से, ये मिनरल्स और कहां जगह, सिर्फ प्लांट पानी तो नहीं लेता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां से मिनरल आते हैं। तो कौन से हैं, रॉक्स। रॉक क्या होती है, चट्टाने, मिनरल रॉक्स होती हैं, ठीक है, जो डिसॉल्व कर जाती है रेन वाटर में और सॉइल के अंदर इनका मिनरल्स वॉश हो जाता है। जहां पे पेड़ पौधे प्रेजेंट होते हैं वहां पे जो चट्टाने हैं, जब वो चट्टाने डिसॉल्व करती हैं, जब वो चट्टाने डिसॉल्व हो जाती हैं, जैसे बारिश हुई बहुत तगड़ी, वो चट्टाने डिसॉल्व हो गई, उन चट्टानों के अंदर मिनरल्स थे, वो मिनरल्स भी उस सॉइल में, उस मृदा के अंदर चले गए, फिर वहां जो पेड़ प्रेजेंट होंगे उस मृदा से उन मिनरल्स को खींच लाएंगे। पहला हो गया रॉक्स। दूसरा है फर्टिलाइजर्स, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो डेड प्लांट, डेड मैटर होता है सॉइल के अंदर, एनिमल फीकल मैटर होता है सॉइल के अंदर, उससे प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स एक्सक्रीट करते हैं। तीसरा है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर।
आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो हम छिड़कते हैं प्लांट के ऊपर ताकि प्लांट को कीड़ा ना लगे, प्लांट में न्यूट्रिएंट हो, फास्फोरस, यूरिया, इन सब के मिक्स एंड मैच फर्टिलाइजर्स जो हम छिड़कते हैं प्लांट के ऊपर, ठीक है, वहां से प्लांट अपने और मिनरल्स रहते हैं। तो 3 तरीके से प्लांट्स अपने मिनरल्स रहते हैं, रॉक से, नेचुरल फर्टिलाइजर से और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर से, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिनरल डेफिशिएंसी। अगर कोई कमी हो गई, अगर प्लांट के अंदर, अगर प्लांट सही से मिनरल नहीं ले रहा है तो कमी हो गई, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? नाइट्रोजन किस लिए होता है? लीव्स बनाने के लिए होता है, ठीक है। नाइट्रोजन किस लिए होता है? लीव्स बनाने के लिए होता है मोस्टली प्लांट की। नाइट्रोजन किस लिए होता है? मोस्टली प्लांट की लीफ तो प्लांट्स अगर जब मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, जैसे हमारे अंदर विटामिन्स की कमी हो रही थी, तो हमारे उस कमी के कारण बहुत सारी डिजीजेस हो रही थी, तो उससे क्या हो रहा था कि हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही थी। ऐसे ही प्लांट के अंदर कमी हो जाती है तो उसको, उससे क्या होता है, उस डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होती है? तो मेनली जो होती है वो होती है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन किस लिए काम आता है प्लांट में? नाइट्रोजन उसकी लीव्स को बनाने के लिए, क्योंकि लीफ एक पत्ती प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लीफ नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना नहीं बना पाएगा। तो पत्तियां प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से लीफ प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाती, ठीक है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? ऊपर वाला भाग लीव का पेल ग्रीन हो जाएगा, नीचे वाला भाग येलो हो जाएगा या फिर डेड हो जाएगा, ठीक है। स्टेम क्या होगा? वीक हो जाएगी। तो ये सारी दिक्कतें आती है नाइट्रोजन की कमी के कारण। वीक स्टेम, नीचे वाला भाग पेल ग्रीन या फिर डेड हो जाएगा पत्ती का। इसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्लांट ढंग से नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऊपर वाला भाग थोड़ा कम ग्रीन रहेगा, इसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर फूड नहीं बना पाएगा प्लांट, ठीक है। तो ये तो हो गई नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी। अब फास्फोरस की डेफिशिएंसी से क्या होता है? फास्फोरस की डेफिशिएंसी किसके लिए इंपॉर्टेंट? फास्फोरस किस लिए इंपॉर्टेंट है? रूट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो जड़ों पर प्रभाव डालेगा। अगर फास्फोरस प्लांट नहीं ले रहा है ढंग से तो उसकी जड़ों पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा फास्फोरस की डेफिशिएंसी से? लीफ पर्पल हो जाए। क्या होगा? छोटी रूट्स होंगी। अगर प्लांट की रूट छोटी होंगी और प्लांट इतना बड़ा है, रूट छोटी हो गई, फास्फोरस नहीं मिल रहा, फास्फोरस नहीं मिल रहा तो रूट पे प्रभाव पड़ रहा है, रूट पर प्रभाव पड़ रहा है तो रूट छोटी हो गई, तो वो कम पानी ले जा पाएंगी ऊपर की तरफ, कम न्यूट्रिएंट ले जा पाएंगी ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से पत्तियों पर प्रभाव पड़ेगा, पर्पल लीव्स। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एक प्लांट के अंदर जब फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर होगा पर्पल लीव्स, ठीक है। तो आपको डेफिशिएंसीज पे ध्यान देना है कि कौन सी डेफिशिएंसी से कौन सी दिक्कत होती है, ठीक है। फिर आता है पोटेशियम की डेफिशिएंसी। अब पोटेशियम किस पे प्रभाव डालता है? फ्रूट पे, फल पे, ठीक है। पोटेशियम नहीं होगा तो क्या होगा? फ्लावर ढंग से नहीं बनेगा, फ्लावर नहीं बनेगा, फूल नहीं बनेगा। फूल अगर नहीं बनेगा तो फल की ढंग से ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। लीव्स होंगी येलो, डेड स्पॉट्स। डेड स्पॉट्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कुछ कुछ पत्तियों पे कुछ कुछ पत्तियां कुछ कुछ जगह से काली हो जाती हैं या फिर कट जाती हैं, वो किस लिए होती हैं? क्योंकि उन डेड स्पॉट होते हैं वो, ठीक है, स्पॉट डेड होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपर अपना खाना नहीं बना रही होती, ठीक है। और क्या हो रहा होता है? पोटेशियम की कमी के कारण फ्लावर ढंग से डेवलप नहीं हो पाता, फ्लावर नहीं बन पाता तो फ्रूट नहीं बन पाता, ठीक है। फिर आता है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। अब मैग्नीशियम किस पे प्रभाव डालता है? मैग्नीशियम प्रभाव किस पे डालेगा? मेन प्रभाव डालेगा, लीव्स का नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगा, लीफ हो जाएंगी येलो। आपने देखा होगा जो प्लांट, जब येलो लीफ कब होती है? जब प्लांट की, जब वो गिरने वाली होती है, जब वो लीफ डेड हो जाती है, तब वो उस प्लांट की लीफ येलो होती है, ठीक है। लेकिन जब मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी लीफ के अंदर, ठीक है, जब मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी प्लांट के अंदर तो क्या होगा कि उसकी लीफ येलो हो जाएंगी, ठीक है, बॉटम से अपवर्ड्स की तरफ, और येलो हो जाएंगी तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगी, ढंग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगी, ठीक है। लोअर लीव्स क्या होंगी? पेल ग्रीन होंगी या फिर येलो होंगी, ऐसे हो जाएंगी, देखने सिकुड़ जाएंगी,
ठीक है, ढंग से फिर लीफ खाना नहीं बना पाएंगी, लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं करा पाएंगे तो प्लांट नहीं बढ़ पाएगा, प्लांट नहीं बढ़ पाएगा तो फ्रूट नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा तो आगे फिर आगे हमारे लिए खाना कैसे आएगा। इसीलिए ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज क्या है, इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि हम अपना खाना मोस्टली 70% जो खाना है वो प्लांट्स हमारे लिए देते हैं, हम प्लांट से लेते हैं। ठीक है, इसीलिए ये डेफिशिएंसीज, ये प्लांट की कमियां जो मैग्नीशियम की, फास्फोरस की, पोटेशियम की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना है 2016 में। ये क्वेश्चन हमने देखा था कि इन्होंने पूछा था कि इसकी अगर ये डेफिशिएंसी हो गई प्लांट में तो क्या क्या उसके सिम्टम्स होंगे, क्या क्या उस प्लांट के साथ होगा। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि आपकी इस कमी के कारण ये हो रहा है, इस कमी के कारण ये हो रहा है, तो आप इजीली कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स एक बड़ा पार्ट कवर करते हैं। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए, जो हम ऊपर से छिड़कते हैं। फर्टिलाइजर्स मेनली फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स के अंदर मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी कि एनपीके। आपने देखा भी होगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने अपने खेतों में देखा होगा फर्टिलाइजर्स छिड़कते हुए। ठीक है, उर्वरकों को छिड़कते हुए एनपीके। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, क्रॉप को जल्दी बढ़ाने में हेल्प करते हैं और बड़ा बनाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपज हो, चाहे वो गेहूं है, चावल है, मक्का है, किसी भी तरीके की क्रॉप है, उसकी ज्यादा से ज्यादा उपज कराने में फर्टिलाइजर्स मदद करते हैं, उर्वरक मदद करते हैं। ये मिनरल्स होते हैं, ठीक है, ये डिसॉल्व कर जाते हैं पानी में और प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू। प्लांट्स इनको डायरेक्ट नहीं एब्जॉर्ब कर पाते, प्लांट्स कुछ भी अगर हम चीज डालेंगे तो उनको रूट्स के थ्रू ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स क्या प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, केमिकल्स देते हैं जो हेल्प करते हैं उसके ग्रोथ में। कौन से केमिकल्स मेनली फर्टिलाइजर में पाए जाते हैं, वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी कि एनपीके। और ये आपको इनका प्रोपोर्शन, एनपीके का प्रोपोर्शन याद रखना है, ये है 15-30-15 के रेशियो में, 15, 30 और 15 के रेशियो में ये प्रोपोर्शन होता है, ये रेशियो होता है जिसमें ये मात्रा मिलाई जाती है इतने रेशियो में, तब ये फर्टिलाइजर बनता है। ठीक है, लास्ट हमारा आता है ग्रीन हाउस प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया कि बड़ी बड़ी लैब्स में, बड़े बड़े हाउसेस में प्लांट्स का कल्चर कराया जाता है। जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ा रही थी, ठीक है, टिश्यू कल्चर के थ्रू और भी सारी प्रोपगेशन है उनके थ्रू। ठीक है, उनमें से एक है ग्रीन हाउस प्रोडक्शन। फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी नॉलेज यूज करके, ठीक है, क्या कराते हैं, उपज ज्यादा कराते हैं किसी भी क्रॉप की। वो कैसे कराते हैं, अब फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस ज्यादा कैसे होगा, प्लांट में लीफ ज्यादा होंगी, प्लांट की लीफ हेल्दी होंगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा कर पाएगा। ठीक है, वो ज्यादा होगा तो ज्यादा ईल्ड होगी, ज्यादा उपज होगी प्लांट के अंदर। ठीक है, ये कैसे होता है, मेनली ग्रीन हाउसेज में कंडीशंस ऐसी दी जाती हैं। ठीक है, मेनली जो ग्रीन हाउसेज आपको दिख रहा होगा, देखो ऐसे दिखते हैं ग्रीन हाउसेज। ये शेड होता है, इनके ऊपर सनलाइट ढंग से प्रोवाइड कर रहे होते हैं। पूरी जो जितनी गर्मी एक प्लांट को चाहिए अपनी उपज बढ़ाने के लिए वो दी जाती है, केमिकल्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो इन ग्रीन हाउस में ज्यादा ईल्ड होती है, ज्यादा उपज आती है, रादर देन जो जगह, जो बाहर की जगह है, जो ओपन एयर स्पेसेस हैं। तो आजकल इंडिया में तो फिर भी कम है, फॉरेन में, अब्रॉड में क्या होता है, मेनली ये ग्रीन हाउसेस ही होते हैं और यहीं पे ये लोग अपना प्लांट बढ़ा रहे होते हैं, क्रॉप की ईल्ड बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, ये यूज करते हैं आर्टिफिशियल लाइट को। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। ठीक है, डे लाइट आवर्स में ये लाइट कौन सी होती है, आर्टिफिशियल होती है, और ये जो लाइट है वो ज्यादा ब्राइट होती है सनलाइट से, ताकि जो प्लांट है वो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा ले सके और ज्यादा से ज्यादा उपज दे सके। ठीक है, आर्टिफिशियल हीटिंग के लिए क्या होता है, ये प्रोसेस हीटिंग, आर्टिफिशियल हीटिंग की वजह से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो इंक्रीज हो जाती है, रेट इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए आर्टिफिशियल हीटिंग देते हैं, आर्टिफिशियल गर्मी देते हैं। ठीक है, The use of additional carbon dioxide released into the atmosphere inside the greenhouse भी अलाउ करता है फोटोसिंथेसिस को। अब क्या कहा जाता है
कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, गर्मी पैदा करता है। आपने देखा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो पूरी अर्थ में हो रहा है, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है, गर्मी को रोक लेता है, बाहर नहीं जाने देता। तो इन ग्रीन हाउसेज में उसी का हमने यूज करके प्लांट की ईल्ड बढ़ाई है। जब ज्यादा गर्मी होगी तो उसमें प्लांट ज्यादा ज्यादा तेज तरीके से काम करेंगे, ज्यादा उपज देंगे। इसीलिए हमने इन ग्रीन हाउसेज में प्लांट्स को बनाया है ताकि हमारी ईल्ड बढ़ सके और ज्यादा उपज दे सके, हमारे लिए ये इजी हो सके। तो अभी हमने सारे न्यूट्रिशन पढ़े, किस तरीके से प्लांट कैसे कैसे न्यूट्रिशन लेता है, और फर्टिलाइजर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से फर्टिलाइजर होते हैं, कौन से रेशियो में होते हैं, ग्रीन हाउस का कैसे प्रोडक्शन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे ग्रीन हाउस, ऐसे फूलों की खेती भी ग्रीन हाउसेज में हो रही है, और सब्जियों की, फलों की, बहुत सारी ही चीजें ऑलमोस्ट ग्रीन हाउस में प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अभी ये वाला सेशन पसंद आया होगा। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो मैंने, आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जो मैंने शब्द बोले हैं, जिन पे मैंने जोर दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको वो याद होने चाहिए, याद रखने चाहिए। एनसीईआरटीज अपनी पढ़ते रहिएगा ताकि आपका बेसिक्स इंप्रूव हो। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक्स लेकर, कुछ और इंपॉर्टेंट सेशंस लेकर। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, और हम धीरे धीरे इजी लेवल पे बहुत ही आपका सिलेबस कवर कराएंगे आपके लिए। एंड मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि आपके लिए, आप बिल्कुल भी, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी एंड आप जरूर सफल होंगे। तो अभी के लिए मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू, और आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा।